नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं प्रादर्श प्रश्न पत्र सेट है जो कि है क्लास 10th सब्जेक्ट है विज्ञान का। तो केशव सैंपल पेपर का सेट ये देखने वाले हैं इस वीडियो को। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ठीक है, समय आपका 3 घंटे रहेगा और पूर्णांक आपका 80 रहेगा। तो आपको इस चैनल पर केशव सैंपल क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट के जितने भी सेट हैं सभी आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, इसलिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इन सभी सैंपल पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। पहला है सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि जो जितने भी प्रश्न दिए गए सभी को करना अनिवार्य है। प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देश सावधानी पूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। तीसरा है 3 अंक के प्रश्नों के उत्तर 70 से 100 शब्दों में लिखना है और 4 अंक के प्रश्नों का उत्तर हमें 120 से 150 शब्दों में लिखना है। चलिए आप देख लेते हैं 1 अंक के क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया इकाई 1 खंड आ। ठीक है, जो नए सैंपल पेपर कुछ इसी प्रकार का है, जैसा भी है वो आपको टोटल बताया जाएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है हमारा वास्तुनिष्ठ प्रश्न है, बहुविकल्प प्रश्न। यहाँ पर देख सकते हैं अंक 8 लिखे हुए हैं। यह आ है, इसके बाद खंड वाह होगा। इकाई 1 है तो इकाई 2 भी आपको आगे देखने को मिल जाएगी नेक्स्ट वीडियोज में। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप Fe2O3 + 2L + Al2O3 + 2Fe दी गई अपक्रिया किस प्रकार की है? संयोजन है, द्विविस्थापन है, वियोजन अपक्रिया या विस्थापन अपक्रिया है। तो जो यह अपक्रिया दिख रही है हमारी क्या चौथा आंसर हो जाएगा विस्थापन अपक्रिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा? 1 होगा, 4 होगा, 5 या 10। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10। अगर कोई विलयन लाल को नीला कर रहा है तो उसके pH मान हो सकता है कितना? 10 हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा तीसरा है खाद्य पदार्थों के डिब्बे पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अविक्रियाशील है, या चौथा टिन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील है। तो इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा चौथा है एक कार्बन परमाणु वाला हाइड्रोकार्बन है, मीथेन, एथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन। तो जो मीथेन होता है वो एक कार्बन परमाणु वाला हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, मीथेन एक कार्बन परमाणु वाला हाइड्रोजन से मतलब है, यानी कि जिसमें क्या केवल एक कार्बन हो। जब मीथेन की संरचना बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगी। एक कार्बन होगा, इसके एक तरफ हाइड्रोजन, इसके ऊपर भी हाइड्रोजन होगा, इसके इस तरफ भी हाइड्रोजन होगा। ठीक है, और इसके नीचे भी एक हाइड्रोजन होगा। इस प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो हमारा यहाँ पर क्या जो कार्बन है वो क्या ओनली 1 है, जबकि हाइड्रोजन कितने हैं? 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर पूछा गया था एक कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन, तो क्या मीथेन हो जाएगा। जबकि आप अन्य की देखेंगे तो एथेन की देखेंगे तो एथेन की संरचना कुछ इस प्रकार बनेगी। 2 कार्बन 2 रहेंगे और जो हाइड्रोजन कितने रहेंगे? 4 रहेंगे। इस प्रकार संरचना रहेगी इसकी। ठीक है, 3 यहाँ हो जाएंगे, एक ऊपर हो जाएगा पाँचवा यहाँ पर हो जाएगा छठा। ठीक है, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी जो संयोजकता 1, 2, 3, 4, इस कार्बन की 4 हो गई और इस कार्बन की देखें तो 1, 2, 3, 4 इसकी भी 4 हो गई। लेकिन हमसे क्या पूछा गया था? एक कार्बन परमाणु वाला हाइड्रोजन। तो इसमें क्या एक कार्बन यहाँ पर है, ठीक है, और एक कार्बन यहाँ पर है, तो टोटल कार्बन कितने हो गए? यहाँ पर 2 हो गए, इसलिए जो बी आंसर नहीं है। ठीक है, जबकि जो मैंने मीथेन बताया आपको इसमें एक ही कार्बन है। अब तीसरा भी देख लेते हैं, हमारा तीसरा क्या है? तीसरा है हमारा प्रोपेन। इसको भी चेक कर लेते हैं ये क्यों नहीं है। तो प्रोपेन की संरचना हम बनाएंगे तो एक कार्बन है यहाँ पर है, इसमें क्या 3 कार्बन रहते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन की बात करें तो एक यहाँ पर रहेगा, जो कि संयोजकता 4 इसकी करनी है, तो हमें इसकी सबकी 4 संयोजकता हम कर देते हैं। ठीक है, इसकी भी 4 संयोजकता कर देते हैं, इसकी भी 4 कर देते हैं और इसकी भी हम क्या 4 कर देते हैं। जो प्रोपेन की संरचना कुछ इसी प्रकार की होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो सी कितने हैं? 1, 2, 3 और एच की संख्या देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि C3H8। अब देख लेते हैं संयोजकता कार्बन की 4 हुई या नहीं हुई। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं इस कार्बन की देखें तो 1, 2, 3 और इस तरफ एक 4, इसकी देखें तो 1, 2, 3 और 4 और इसकी भी 4 हो गई, 1, 2, 3, 4। तो यानी कि जो हमने जो प्रोपेन की संरचना बनाई है बिल्कुल सही बनाई है, लेकिन इसमें क्या जो कार्बन की संख्या है 3 है, जबकि हमसे पूछा गया था एक कार्बन वाला, तो एक
कार्बन परमाणु वाला हाइड्रोजन हमसे पूछा गया था। इसी प्रकार आप चाहें तो ब्यूटेन की भी बना सकते हैं, 1 कार्बन 2 3 4। इसमें क्या इसकी संयोजकता हाइड्रोजन आप 4 कर देना, इसकी भी आपको संरचना बन जाएगी। तो इसमें जो 1 कार्बन परमाणु वाला हाइड्रोजन रहेंगे उनकी संख्या क्या रहेगी, इसमें 4 रहेगी। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि इसका फर्स्ट आंसर क्यों है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में जो हमारा पहला है वो देख लेते हैं। तो रिक्त स्थान में हमारा पहला है वे अपक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे अपक्रियाएं कहते हैं। तो अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, यानी कि इसमें क्या ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, इसलिए इसे हम बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। ठीक है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। अगर अवशोषित होती है तो उसे ऊष्मा शोषी अपक्रिया हम कहते हैं। ठीक है, और दूसरा है पेंटेन का सामान्य सूत्र होता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो ब्यूटेन के बाद आता है पेंटेन। ठीक है, तो इसके में क्या 5 कार्बन होते हैं, और जब हम 5 कार्बन बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है, 1 2 3 4 और 5, जब इसके हम क्या हाइड्रोजन के साथ इसको संयोजकता 4 करेंगे। तो यहाँ पर चलिए मैं आपको बता देता हूँ, सबकी संयोजकता 4 कर देते हैं। 1 2 इसकी भी 4 हो गई, यहाँ पर भी 4 कर देते हैं, 4 यहाँ पर भी हो गए, और यहाँ पर भी क्या 4 कर देते हैं। 1 यहाँ पर ये 4 हो गई। अब देख लेते हैं टोटल हाइड्रोजन कितने हैं। तो यहाँ पर आप हाइड्रोजन की संख्या आप काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यह क्या बन गया, सी कितने हैं, सी है 5 और हाइड्रोजन है 15, यानी कि C5H15। ठीक है, तो यह क्या होता है, पेंटेन की संरचना इस प्रकार की होती है। तो पेंटेन का समान सूत्र C5H12 होता है, जिसकी मैंने आपको संरचना भी बता दी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है एक शब्द वाक्य में उत्तर देने हैं। आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया। तो जो हेनरी मोसले ने दिया था आधुनिक आवर्त नियम। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न क्रमांक है दूसरा है शुद्ध जल का पीएच मान लिखिए। तो पीएच मान से आपसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान पूछा गया है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, तो आपको कमेंट में बताना है कि पीएच मान की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो कमेंट में इसका आंसर जरूर दें कि पीएच मान की खोज किसने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आपको अदर सब्जेक्ट के भी सैम्पल पेपर के सारे सेट इसी चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं जो कि न्यू ब्लूप्रिंट पर आधारित है। ठीक है, जो आपका सैम्पल पेपर आया है वो बिल्कुल न्यू ब्लूप्रिंट पर आधारित है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। पहला है निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। तो यहाँ पर क्या 6 अंक टोटल है, 2 प्रश्नों के हमें क्या उत्तर लिखने हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुष्ट करना क्यों आवश्यक है। तो उत्तर देख लेते हैं। जब किसी रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बाईं ओर यानी कि LH राइट हैंड साइड तथा दाईं ओर, ठीक है, दाईं ओर यहाँ पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, ठीक है, दोनों तरफ बराबर होती हैं, जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादकों के कुल द्रव्यमान समान हो उस संतुलन रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे का जो पॉइंट देखते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यह क्या है, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो एक बार और देख लो, जब किसी रासायनिक समीकरण विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या बाईं ओर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड तथा दाईं ओर यानी कि राइट हैंड साइड दोनों तरफ कैसी होती है, बराबर होती है। तो जिस रासायनिक समीकरण अभिकारकों एवं उत्पादकों के कुल द्रव्यमान समान होते हैं तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण हम कहते हैं। ठीक है, और समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियमानुसार समीकरण के दोनों ओर द्रव्यमान समान होना चाहिए और तभी संभव है अगर दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की भी संख्या समान हो। इसलिए जो रासायनिक समीकरण को संतुष्ट करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल की कोई 4 विशेषताएं लिखनी है। तो वे पदार्थ जो स्वाद में इकट्ठे होते हैं तथा लिटमस पत्र को नीले से लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल क्या होते हैं, जो क्या लिटमस पत्र को नीले को लाल कर दे, नीले लिटमस पेपर को अगर लाल कर देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल बोलते हैं। ठीक है, तो अम्ल की परिभाषा आपको आई थिंक याद हो गई होगी। ठीक है, और आगे देखते हैं इसका जो यहाँ पर देख सकते हैं अम्ल की क्या विशेषताएं दी गई हैं। अम्ल स्वाद में इकट्ठे होते हैं, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, ये जल के साथ H पॉजिटिव आयन प्रदान करते हैं, अम्ल धातु के साथ अपक्रिया कर लवण एवं हाइड्रोजन गैस
प्रदान करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। तांबे के मलिन बर्तनों को नींबू या इमली के रस जैसे खट्टे पदार्थों से क्यों साफ किया जाता है। ठीक है, अब आप आंसर पढ़ लीजिएगा, मैं ओनली आपको क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, सजाती श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। तो यौगिकों की यही श्रृंखला जिससे कार्बन श्रृंखला में स्थिर हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह से प्रतिस्थापित किया जाता है उसे सजाती श्रेणी कहते हैं। तो उदाहरण दे सकते हैं मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जिनकी मैंने संरचना आपको बता दी है। ठीक है, फिर निम्न में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है, टोटल अंक कितने हो जाएंगे 12। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर सजाती श्रेणी वाला हो गया था। फिर है हमारा विस्थापन एवं द्विविस्थापन अपक्रिया को उदाहरण सहित से परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहले डेफिनेशन समझ लीजिए। विस्थापन अपक्रिया क्या होती है, तो वह अपक्रिया जिसमें एक क्या अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली होता है, यानी कि एक अभिकारक अधिक अभिक्रियाशील तत्व अणु या आयन अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व अणु या आयन को विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल पर देखते हैं Zn यानी कि जिंक, और क्या है CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट। तो यहाँ Zn तो ZnSO4 के साथ क्रिया कर लेता है, तो यहाँ पर क्या जिंक सल्फेट बन जाता है ZnSO4, जबकि जो कॉपर है वो अलग हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी प्रकार जो उपयुक्त उदाहरण में जिंक अधिक क्रियाशील है। ठीक है, जिंक चूंकि अधिक क्रियाशील है इसलिए यह जो सल्फेट है कि सल्फेट से क्रिया कर लेता है, इसलिए यहाँ पर क्या जिंक सल्फेट बन जाता है। अगर कॉपर अधिक क्रियाशील होता है तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट ही बनता है, लेकिन जिंक अधिक क्रियाशील है इसलिए क्या जिंक है वो सल्फेट से क्रिया कर लेता है, इसलिए जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर यहाँ पर अलग हो जाता है। जो यहाँ पर लिखा गया है, जो कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। अब देख लेते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। तो द्विविस्थापन अपक्रिया क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं द्विविस्थापन अपक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अपक्रियाएं कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं सोडियम सल्फेट एक्वस दिया गया है और बेरियम क्लोराइड एक्वस दिया गया है, तो यह क्या बेरियम सल्फेट बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या जो Ba है इस तरफ के SO4 से क्रिया कर लेता है, और जबकि यहाँ पर जो सोडियम है यहाँ पर क्या Na2 है तो यह 2 आगे आ जाता है और Cl बन जाता है, इसके Cl से क्रिया कर लेता है। ठीक है, इसको बैलेंस किस प्रकार होता है, यहाँ पर क्या Na है, ठीक है, और यहाँ पर क्या Cl, तो Na भी 2 है और Cl भी 2 है, इसलिए दोनों के आगे लगा दिया जाता है तो 2NaCl बन जाता है। इस प्रकार जो हमारा जो समीकरण है वो भी संतुलित हो जाता है। पर नेक्स्ट है प्लास्टिक और पेरिस का रासायनिक नाम शुद्ध गुण बनाने की विधि एवं उपयोग लिखिए। तो हमें क्या इनके उपयोग लिखनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्लास्टिक और पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। इसका रासायनिक सूत्र यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। और बनाने की विधि जिप्सम CaSO4 × 2H2O को 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर यह जल अणुओं को त्यागकर प्लास्टिक और पेरिस से बनाता है। ठीक है, तो गुण यह एक स्वेद चूड़ है जो जल में मिलाकर रखने पर लगभग 1-2 घंटे में कठोर पदार्थ के रूप में जम जाता है। तो यहाँ पर इसका आप देख सकते हैं रिएक्शन भी यहाँ पर दी गई है। ठीक है, उपयोग देख सकते हैं टूटी हड्डियों को जोड़ने में, खिलौने, सजावटी सामान आदि बनाने में, दीवार की सतह को चिकना बनाने में, दंत चिकित्सा के सांचे बनाने में। फिर जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है धातु एवं अधातुओं का, आप देख सकते हैं धातु और अधातु में अंतर, आधार के बिंदु, आयन का निर्माण, ऑक्साइड, जल एवं तनु अम्लों से क्रिया, प्रकृति एवं घनत्व। दोस्तों अगर आपने धातु और अधातु की एक फुल वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। फिर निम्नलिखित यौगिकों के सूत्र एवं संरचना सूत्र लिखिए। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो दोस्तों यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन की। तो यहाँ पर वही आपको दिया गया है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ऑब्जेक्टिव में। यहाँ पर देख सकते हैं मेथेन CH4 होता है। ठीक है, तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4, तो इसकी हम 4 संयोजकता कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, और इसमें हाइड्रोजन इसलिए हाइड्रोजन से पूरी की। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेथेन की यह संरचना बन गई। इसी प्रकार आप एथेन की बनाएंगे तो एथेन में क्या है 2 कार्बन होते हैं, तो इसकी संयोजकता 4 करेंगे तो यह क्या बन जाएगा, यह यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर संरचना दी गई, जो कि मैं आपको पहले ही ऑब्जेक्टिव में बता चुका हूँ। मेथेन की बताई थी, एथेन की बताई थी, प्रोपेन की बताई थी, ब्यूटेन की बताई थी। अगर आपने ऑब्जेक्टिवों को सही देखा होगा तो इस प्रश्न को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है डेबोराइनर का अतिरिक्त नियम क्या है, डेबोराइनर के वर्गीकरण की क्या सीमा है, कोई 2 सीमा लिखिए। तो यह है हमारा लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों यह तो फर्स्ट सेट है जो खंड आ है, फर्स्ट सेट में भी खंड के रूप में दिए गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे का सेट देखेंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आई लाइक करें। अगर इसी प्रकार के अन्य सब्जेक्टों को सेट देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए आपका अपना स्टडी चैनल। धन्यवाद दोस्तों।